आज हमारी क्लास नंबर 28 है और कल हमने क्लास नंबर 27 में फाइनेंशियल पावर को पढ़ा था। ठीक है, और मेजॉरिटी के बारे में पढ़ा था और प्रोपोर्शनल और हमारे जो है नॉमिनेटर कितने होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को साथ ही आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक अंग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं ये, क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज आपका न्यू टॉपिक चलेगा। ठीक है बच्चे, वाइस प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चे कह रहे थे कि क्या हुआ सर, तो वाइस प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। उससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आता। पीसीएस, आईएएस, सिविल सर्विस, बैंक, सीजीएल, पीओ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उतनी चीज़ें पूछता है आपसे जितनी उसमें बताई गई है। हाँ, सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लेता है, लेकिन एसएससी, बैंक, पीसीएस तक बहुत ठीक है लेवल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो उपराष्ट्रपति की जो एमसीक्यू है वो मैं आपको आज सेंड करा दूंगा, नोट सेंड करा दूंगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि एमसीक्यू में आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? मंत्री परिषद। और कहाँ की मंत्री परिषद पढ़ेंगे आज हम? सबसे पहले सेंट्रल की पढ़ लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो हिंदी में इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे संघ सरकार की मंत्री परिषद। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल 74 में है। हालांकि आर्टिकल 74 बहुत सारी बातें बताता है, जैसे कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में और उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे। और 44 अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसमें यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं। ठीक है बच्चे, आर्टिकल 74 बहुत बड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल हम इतनी बातों को पकड़ते हैं। यूपीएससी के लेवल से जाएंगे तो काफ़ी सारी वाइड एरिया हो जाता है इसका, आर्टिकल 74 का। लेकिन अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो फोकस कर रहे हैं, अभी हम ओनली एसएससी, सीजीएल, बैंक और कॉम्पिटिटिव यानी वनडे एग्जाम के पर्पज से कर रहे हैं। पीसीएस के फॉर्म निकले हुए, आप लोग पीसीएस का फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी अभी आने वाली है। ठीक है, तो जो अभी ये डिले हो रही थी, दिसंबर 19 में आने वाली थी, लेकिन ये अगेन आएंगी। ठीक है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। और हाँ, यूपीएसआई में लगभग 25 से 35% पॉलिटी का एरिया आता है। बात को समझ रहे हो? तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की बात करूं तो ये हमारे आर्टिकल 74 में आता है, मतलब हिंदी में संघ सरकार की मंत्री परिषद। और ये जो मंत्री परिषद होती है ना, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये आपका स्टेट में भी होगा, आपका एक केंद्र सरकार में भी, वो केंद्र शासित प्रदेशों में भी होगा और राज्य में भी होगा। यानी राज्य की भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक केंद्र की भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और एक आपका
जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या मतलब होता है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट shall be collective responsible to लोकसभा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार की, संघ सरकार की जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको। संघ सरकार की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या आप इतने बात को समझ पा रहे हैं? अब क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिसकी भी सरकार बनेगी उसका लोकसभा में बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। पहली बात, यदि सरकार बनती है या सरकार गिरती है तो वो डिपेंड किस पे करती है, लोकसभा पे। राज्यसभा में उसका बहुमत हो या ना हो इसका कोई मैटर नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी सरकार बनेगी या गिरेगी वो लोकसभा पे निर्भर करती है। बात को समझ रहे हो? अगर लोकसभा में बहुमत है तो सरकार बनी रहेगी, लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। आप चीजों को समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कहा गया है कि संघ सरकार की जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के ऊपर डिपेंड रहेगी, लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होगी। लोकसभा में बहुमत है तो सरकार है, लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन सरकार भी गिर जाएगी। और सरकार का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? सरकार का मतलब हुआ कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य यानी कि मंत्री परिषद के सभी मंत्री प्लस पीएम। अगर आपसे कभी पूछ ले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन लोग होंगे, तो मंत्री होंगे और प्लस पीएम होगा, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो कौन होगा? पीएम होगा। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसके आर्टिकल की, तो ये हमारा आर्टिकल 74 का सब क्लोज 3 में है, और इसका जो सोर्स है, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, की हमने इसको कहां से लिया है, तो हमने इसको ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब एक बात बताओ, कभी कभी हमारे मन में एक बात आती है कि चलो ठीक है लोकसभा में मंत्री होते हैं, क्लियर है, लेकिन लोकसभा में मंत्री होंगे कितने? एक मंत्री होगा, 2 मंत्री होंगे, 10 मंत्री होंगे, 50 मंत्री होंगे, 100 मंत्री होंगे। तो देखो, पहले कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि मंत्री कितने होते थे, कितने भी मंत्री बना देते थे। लेकिन अब एक 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, उसमें मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया बच्चे? फिक्स कर दिया। कैसे? समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो यहां पे जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, यहां पे जो
मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे विथ पीएम, ठीक है। क्योंकि जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, इसका हेड होगा पीएम। यानी कि इसमें जो भी मंत्री होंगे उसमें पीएम इंक्लूड होगा। तो उसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विथ पीएम, यानी कि पीएम सहित जो मंत्रियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, पहले कितनी भी हो सकती थी। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई रूल या फिर कोई ऐसा संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं था कि कितनी संख्या होगी। 20 मंत्री भी हो सकते थे, 30 मंत्री भी हो सकते थे, 40 मंत्री भी हो सकते थे। लेकिन एक 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और इसमें जो है मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी। और कितनी कर दी, यानी कि मंत्रियों की जो संख्या हो गई वो नॉट मोर देन 50% ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है बच्चे। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मान लीजिएगा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545। तो 545 का आप 15% निकाल लीजिएगा, ठीक है। और लोकसभा का 545 का 15% कितना निकलेगा बच्चे, ये निकलेगा आपका लगभग 81-82 के करीब बैठेगा, या तो 81 या 82, है ना। तो या तो 81 या 82 क्या होंगे, मंत्री होंगे। निकाल के देख लेना 545 का 15%। तो अब की बार में जो लोकसभा गठित हुई है उसमें 82 शायद 83 मंत्रियों ने तो शपथ ली है। बात को समझ पा रहे हो क्या मतलब है, इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मैं इसको हिंदी में और लिख देता हूं, हालांकि मैं नोट्स दूंगा आपको तो नोट्स में तो लिखा हुआ ही मिलेगा। यानी कि लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं होगा। इसको कॉपी करो पहले ध्यान से, फिर मैं इसको बच्चे समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और कॉपी कर लेना इसको। अब देखो समझो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि फिर मैं स्टेट का बताऊंगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, हमारे केंद्र सरकार में, संघ सरकार में, क्योंकि केंद्र सरकार संघ सरकार एक ही बात है, संविधान में केंद्र सरकार को संघ सरकार के नाम से प्रदर्शित किया गया है। हम बोलते हैं केंद्र सरकार, लेकिन संविधान में संघ सरकार बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। संघ सरकार के मंत्री परिषद, आर्टिकल 74 पहला पॉइंट आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी जो संघ सरकार की मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब क्या होता है कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार उसी की बनेगी जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। अगर लोकसभा में बहुमत है तो क्या हुआ, सरकार बनेगी, और लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं बनती, यानी सरकार गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होती है। आप बात को समझ पाए। किसमें लिखा है, आर्टिकल 74 का सब क्लोज 3 में, और सोर्स जो होगा वो इसका ब्रिटेन होगा, हमने ब्रिटेन से लिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होता है कि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री तो होंगे, डेफिनेटली मंत्री होंगे, लेकिन मंत्री होंगे कितने, क्या
एक क्राइटेरिया है। तो देखो पहले क्या होता था कि मंत्रियों की संख्या कोई फिक्स नहीं थी, है ना। यानी कि अगर मैं 2003 से पहले की बात करूं तो 2003 से पहले कोई मंत्रियों की संख्या फिक्स नहीं थी, कितने भी मंत्री बन सकते थे, अपने वो हिसाब से चुन लेते थे मंत्री, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब ये हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार के मंत्री परिषद में, ये जो संघ सरकार की मंत्री परिषद है इसका हेड कौन होगा, पीएम, ठीक है। तो संघ सरकार की मंत्री परिषद में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे विथ पीएम यानी पीएम सहित, वो कितने होंगे, तो 2003 से पहले कोई एरिया नहीं था, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं थी, कितने भी हो सकते थे। लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 यानी कि संविधान संशोधन हुआ, और इसमें नॉट मोर देन 15% ऑफ सीट ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। मान लीजिएगा लोकसभा में आपके 545 सीटें हैं और 545 का 15% कितना निकलेगा, 81 या 82, तो यानी कि मंत्री 81 या 82 बनेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये आपका कंप्लीट होता है, और यही होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट का कंसेप्ट। यही कंसेप्ट है। अगर मैं इसको सिविल सर्विसेज के हिसाब से पढ़ाने लग जाऊं तो ये बहुत वाइड एरिया ले लेगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल चीप एंड बेस्ट है, इससे ओवर कुछ नहीं आता, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा इसको। अब हम पढ़ते हैं बच्चे स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो बच्चे, जिस तरीके से एक सेंट्रल में होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरीके से एक स्टेट में भी होगी, है ना, क्योंकि वहां पे भी तो मंत्री होंगे, वहां पे भी तो मंत्री परिषद काम करेगा। लेकिन किस तरीके से करता है मैं इसमें एडिट कर देता हूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की जगह आ जाएगा आपका क्या, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट, संघ सरकार की मंत्री परिषद, ठीक है। और ये हमारा किस आर्टिकल में है, अगर हम इस आर्टिकल में 89 ऐड कर दे, 89 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा कि अगर हम किसी सेंट्रल के आर्टिकल में 89 को ऐड कर दे तो वो स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 74 प्लस 89 कितना होगा, 163 होगा। यानी कि स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो आर्टिकल 163 में है। अब क्या मतलब हुआ, पहला पॉइंट वही रहेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की जगह क्या जाएगा बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू, लोकसभा की जगह क्या जाएगा, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी संघ सरकार की जगह यहां जाएगा हिंदी में राज्य सरकार। राज्य सरकार की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति नहीं, अब होगी विधानसभा के, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसको नोट्स अलग से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसको अलग से लिखना, कभी उसमें ही कर दो एडिट, ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। आप लोग इसको अलग से करना, ठीक है। और ये हमारा किस आर्टिकल में है, ये हमारा आर्टिकल 164 के सब क्लोज 4 में है, और सोर्स इसका वही रहेगा ब्रिटेन, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो वहां पे भी पहले कोई 2003 से पहले भी कितने ही बना देते थे। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का, उसका हेड कौन होगा स्टेट में, स्टेट में होगा सीएम यानी मुख्यमंत्री। ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहां पे हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम की जगह यहां सीएम हो जाएगा। अभी समझाऊंगा इसको। 91 अमेंडमेंट हुआ और इसमें नोट मोर देन 50% सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको एक बार कॉपी कर लो फटाफट से, फिर मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से कॉपी करना, एक भी वर्ड मिस ना हो जाए। आई होप ये कॉपी हो गया होगा आपका।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर, बच्चे कहते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से कॉपी करने का, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जिस तरीके से केंद्र में, संघ में मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसी तरीके से एक स्टेट में भी होती है, एक राज्य में भी होती है। और किस आर्टिकल में होती है? आर्टिकल 74 में। अगर 89 को ऐड करेंगे तो 163 आता है। मतलब कि अगर हम किसी भी सेंट्रल के आर्टिकल में 89 को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम 70% केसेस में वो जो आर्टिकल होगा वो किस में बदल जाएगा? स्टेट में बदल जाएगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद होगी वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? विधान सभा के। अब इसका क्या मतलब है? तो वही मतलब है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी सरकार बनेगी केंद्र में, वो कहाँ पे बनेगी? मतलब केंद्र में जो भी सरकार बनेगी उसका बहुमत कहाँ पे होना चाहिए? केंद्र में, लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा में बहुमत है तो सरकार बन जाएगी, और बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार कब बनेगी? जब उसका विधानसभा में क्या हो? बहुमत हो। और अगर बहुमत है तो राज्य में सरकार बनेगी, अदरवाइज सरकार नहीं बनेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? विधान सभा के, ठीक है। सेंट्रल की लोकसभा के, स्टेट की विधानसभा के, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो सामूहिक रूप से आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पे जो भी सरकार बनेगी या गिरेगी वो किसकी बहुमत पे डिपेंड करती है? विधान सभा की, ठीक है। वहां पे विधान परिषद से कोई मैटर नहीं होता, विधान परिषद में बहुमत है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में इसका हेड कौन होगा? सीएम होगा, यानी मुख्यमंत्री होगा। और अब इसमें मंत्री कितने होंगे? तो पहले 2003 से पहले मंत्रियों की संख्या कोई फिक्स नहीं थी, लेकिन अब एक 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और इसमें कह दिया गया कि नॉट मोर देन 15% सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान सभा की सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। बात को समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में मान लो 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% कितना होगा? कितना होगा? 30 मिनिस्टर हो गए, 30 मिनिस्टर्स हो गए, नहीं हो गए? ठीक है। या जैसे यूपी का ले लेते हैं, यूपी में 403 सीटें हैं, तो इसका निकाल लेना 15%, तो जो भी निकलेगा वो आ जाएगा आपका 61 62 के करीब आएगा, है ना। देख लेना इसको। तो ये इतने मंत्री बनेंगे यूपी में। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई स्टेट ऐसा जहां पे सीट बहुत कम है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मान लो मैं बात करता हूँ गोवा की, बात करता हूँ गोवा में, मान लीजिएगा 40 सीटें हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो गोवा है और गोवा में 40 सीटें हैं, तो 40 का 15% कितना निकलेगा? 15 चौका 60, यानी 6 यानी 6 मिनिस्टर बनेंगे। तो अब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गोवा में केवल 6 मंत्री होंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो फिर इसका कंसेप्ट क्या होगा? तो अब क्या होता है कि एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, कि राज्य में 12 मंत्रियों का होना जरूरी होगा, ठीक है। यानी कि राज्य में कम से कम 12 मंत्रियों का होना जरूरी होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब गोवा में जैसे 6 मंत्री बने तो वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 6 मंत्री थोड़ी ना होंगे। तो यानी कि स्टेट में जो मैक्सिमम मंत्री होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते विधानसभा की सीटों का। लेकिन अगर कम से कम बात करूं तो कम से कम एक राज्य में 12 मंत्री अवश्य होने चाहिए। ये इसका कंसेप्ट है। क्योंकि देखो हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर स्टेट की अलग अलग सीटें होती हैं, और हर
स्टेट में अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वहाँ पे अलग अलग जो है मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या अलग अलग होगी। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे आपका राजस्थान में 30 मंत्री है, तो आपका यूपी में 61-62 मंत्री होंगे। गोवा में कितने मंत्री बने? 6। तो इसी को देखते हुए राज्य में 12 मंत्रियों का होना जरूरी है, कम से कम 12 मंत्रियों का होना। तो यहाँ पे फिर कितने मंत्री हो जाएंगे? 12 मंत्री होंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट से। आई होप आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा कंसेप्ट स्टेट का भी। अब हम थोड़ा सा दिल्ली की बात और करते हैं ना। देखो क्लियर है, कॉपी हो गया होगा आपका। देखो बच्चे, दिल्ली की बात और कर लेते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो देखो दिल्ली में क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में 2 आर्टिकल चलते हैं, 239 का AA और 239 का AB। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब यहां पे क्या कंसेप्ट होगा, क्योंकि यहां पे भी तो मंत्री होंगे कि नहीं होंगे। और ये आपका देखो पहले क्या होता था, पहले सीएम नहीं होता था दिल्ली में। ठीक है, तो एक ये जो आर्टिकल ऐड हुआ हुए 63 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए और ये 1991 में हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पे भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यहां पे भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद होगी। आप बोलोगे यस सर होगी। तो यहां पे मंत्री कितने होंगे? तो यहां पे जो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ सीएम यानी कि सीएम सहित कितने होंगे? नॉट मोर देन 10% सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि विधानसभा की सीटों का 10% से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना, इसको एक बार कॉपी कर लो आप लोग, इसको भी मैं समझा देता हूं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 2 आर्टिकल है, 239 AA और 239 AB। देखो क्या होता था कि पहले दिल्ली में वो नहीं था, जो है सीएम नहीं होता था, तो ये एनसीटी एक्ट के द्वारा आया और 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये 2 आर्टिकल रखे गए। तो इसमें क्या होता है, जो दिल्ली है, दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि जो दिल्ली की मंत्री परिषद होगी, तो डेफिनेटली वहां पे भी मंत्री होंगे। तो वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे विथ सीएम, सीएम सहित, वो कितने हो सकते हैं? नॉट मोर देन 10% सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि दिल्ली में भी तो विधानसभा होगी कि नहीं होगी है। और कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1991 में हुई थी कि नहीं हुई थी? मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली में 10% सीटों से अधिक, मतलब विधानसभा की 10% सीटों का मंत्री नहीं हो सकते। मतलब जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूं और दिल्ली में मान लो दिल्ली की विधानसभा में 70 मेंबर हैं, तो इसका 10% कितना होगा? 7 होगा। तो यानी कि वहां कितने मिनिस्टर होंगे? 7 मिनिस्टर होंगे। कैसे? विथ सीएम सहित, यानी कि इसमें सीएम भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो सीएम ही होता है ना। क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। नोट्स आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, इसके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, नोट्स भी दे दूंगा मैं इसको, एमसीक्यू दे दूंगा इसका, प्रेसिडेंट का भी, और प्रेसिडेंट का तो खैर दे ही दिया, वाइस प्रेसिडेंट का दे दूंगा। और कल परसों तक हम सीएम भी कंप्लीट, प्रधानमंत्री भी कंप्लीट कर लेंगे। कल या परसों तक कर देंगे, कोशिश करूंगा कल खत्म कर दूं, लेकिन कल नहीं हुआ तो परसों तो खत्म हो ही जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा प्रेसिडेंट ही आपका लेंथ ही चला।
अब हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें मंत्री कितने टाइप के होते हैं ना, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि मंत्री कितने होंगे। अगर मैं सेंट्रल की बात करता हूँ तो सेंट्रल में 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे, स्टेट में भी 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन एक स्टेट में कम से कम 12 मंत्री होना जरूरी है एक एक राज्य में, ठीक है। और केंद्र में 10% से अधिक नहीं, ओ सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश में 10% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। क्लियर है बात। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपकी मंत्री परिषद होगी, इसमें एक्चुअल में मंत्री कितने टाइप के होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझ ले कि ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, यानी कि जो आपकी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, इसमें कितने टाइप के मंत्री होंगे ये मैं आपको सेंट्रल का बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं आपको सेंट्रल का बता देता हूं, स्टेट का बिल्कुल ऐसी ही होगा, स्टेट का ऐसे ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखो अगर मैं मंत्री परिषद की बात करूं तो देखो इसका हेड जो होगा एक स्टेट में वो कौन होगा, पीएम। इसका जो हेड होगा स्टेट में वो कौन होगा, सॉरी स्टेट में नहीं, सॉरी सेंट्रल में, सेंट्रल में जो इसका हेड होगा वो पीएम होगा, लेकिन स्टेट में कौन होगा हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सीएम होगा। क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये आपकी जिस प्रकार से सेंट्रल में होती है उसी प्रकार से स्टेट में भी तो होगी। तो केंद्र का जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसका हेड कौन होगा, पीएम, और स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, सीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के मंत्री होते हैं, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था। एक तो होगा कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर, बोलो हाँ के ना। दूसरा होगा आपका स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होगा आपका इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि कैबिनेट मंत्री, हिंदी में बोलेंगे इसको कैबिनेट मंत्री, इसको बोलेंगे राज्य मंत्री, और इसको बोलेंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं स्टेट मंत्री होते हैं, और जो आपके इंडिपेंडेंट मंत्री होते हैं ये आपके स्टेट में भी होंगे और एक आपका सेंट्रल में भी होंगे। क्योंकि जब मंत्री परिषद एक स्टेट में भी होगी तो स्टेट में भी तो 3 टाइप के मंत्री होंगे कि नहीं होंगे। और वहां पे स्टेट में कौन होगा इसका हेड, वहां पे सीएम होगा, सेंट्रल में कौन होगा, पीएम हेड होगा, और वहां पे भी 3 टाइप के मंत्री बनेंगे सेंटर में भी। ये जो कैबिनेट मंत्री होता है ये एक हाई लेवल का मंत्री होता है, ऊंचे दर्जे का मंत्री होता है, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर जो होता है, स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं ये इनकी हेल्प के लिए होते हैं, एक तरीके से सहायता के लिए होते हैं। और जो ये इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होता है ये स्वतंत्र मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। इनके ऊपर ना तो कोई कैबिनेट मंत्री होता ना इनके नीचे कोई स्टेट मिनिस्टर होता। ये अपने विभागों का स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। और क्या बताऊं मैं इसके बारे में, और तो कुछ है ही नहीं डिटेल इसके बारे में। एक किचन कैबिनेट होता है, किचन कैबिनेट में मैंने आपको बता दिया कि जो किचन कैबिनेट होता है, किचन कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओ सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। जो किचन कैबिनेट होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है, यानी सॉरी कैबिनेट का ही एक पार्ट होता है। यानी कि वहां पे जो किचन कैबिनेट होता है उसमें आपका जो है कैसे मंत्री होते हैं, जो पीएम के एक निकटतम होते हैं, जो पीएम के निकटतम होते हैं। उसमें पीएम के रिलेटिव भी हो सकते हैं, पीएम के सहयोगी भी हो सकते हैं, पीएम के दोस्त रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 6 से 7 मंत्री होते हैं जो पीएम के एक घनिष्ठ और एक तरीके से नियर बाय मंत्री होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो कैबिनेट मंत्री का मतलब ये होता है। एक छाया मंत्रिमंडल भी होता है। छाया मंत्रिमंडल की बात करें तो ये जो छाया मंत्रिमंडल होता है ये विपक्षी दलों के द्वारा बनाया जाता है, ये इनका खुद का एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। और क्या बचा, और इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैबिनेट के बारे में, है ना। एक कैबिनेट के बारे में और बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करूं कैबिनेट के बारे में तो कैबिनेट का मतलब हिंदी में होगा मंत्रिमंडल। क्या होगा, मंत्रिमंडल। और इसका जो हेड होगा, इसका हेड कौन होगा, इसका भी हेड कौन होगा बच्चे, पीएम होगा। और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इसका भी हेड होगा, पीएम होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें केवल ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर,
ठीक है, इसमें ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और ये जो कैबिनेट वर्ड है ये हमारे संविधान में कहीं भी यूज नहीं हुआ, लेकिन ये आपका आर्टिकल 352 में यूज हुआ है। किसके रिगार्डिंग? नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग ये यूज हुआ है, बाकी एक संविधान में कहीं यूज नहीं हुआ वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 352 में यूज हुआ है, इस वर्ड को यूज किया है आर्टिकल 352 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा एक बार इसका ओवरव्यू समझ लीजिएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सेंट्रल में, उसका हेड होता है पीएम। लेकिन अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्टेट में बात करें तो उसका हेड होता है सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, तीसरा होता है इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। हिंदी की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं ये एक बड़े लेवल पे काम करते हैं और ये बड़े मंत्रालयों के हेड भी होते हैं, जैसे आपका गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, शिक्षा मंत्रालय हुआ। बात को समझ रहे हो? चलो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री के बारे में, मिनिस्ट्री तो मैंने आपको बताई थी, जो मिनिस्ट्री होती है इसको हिंदी में बोलते हैं मंत्रालय। और मंत्रालय आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होगा बिग मिनिस्ट्री, होगा कि नहीं होगा बिग मिनिस्ट्री, और एक होगा आपका स्मॉल मिनिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिग मिनिस्ट्री तो इस बिग मिनिस्ट्री का हेड कौन होगा? इस बिग मिनिस्ट्री का जो हेड होगा वो कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर। होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं बात करूं स्मॉल मिनिस्ट्री तो इसका हेड कौन होगा? इसका हेड होगा आपका कौन? ये इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर हेड होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि मंत्रालय कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के मंत्रालय होते हैं, बिग मिनिस्ट्री और स्मॉल मिनिस्ट्री, यानी बड़े मंत्रालय, छोटे मंत्रालय। बड़े मंत्रालयों का जो हेड होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा और जो छोटे मंत्रालयों का हेड होगा वो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होगा। जिस प्रकार से एक केंद्र में ये 3 टाइप के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, उसी प्रकार से एक राज्य में भी यही मंत्री होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में कैबिनेट होता है उसी प्रकार से एक राज्य में भी कैबिनेट होगा। लेकिन राज्य का जो कैबिनेट होगा उसका हेड कौन होगा? वहां पीएम नहीं होगा, वहां सीएम होगा। ठीक है, और वहां पे ओनली कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली मंत्री परिषद बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो मीटिंग वगैरह होती है ज्यादातर मंत्रिमंडल की होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े दर्जे के होते हैं, सीनियर मंत्री होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मोदी जी जो लेते हैं इसकी पूरी मीटिंग नहीं करते, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल का भी और आपका एक स्टेट का भी। ठीक है, चलिए भाई अब हम क्या काम करेंगे? अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है, पीएम को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। कल स्टार्ट करेंगे, आज आपके लिए बहुत है इतना डाटा। ठीक है, लेकिन पीएम क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं पीएम यानी प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री जो होता है इसकी जो तुलना की जाए, अगर मैं बात करूं कि इसकी तुलना किस देश के व्यक्ति के साथ कर सकते हैं पीएम की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की। जो अमेरिका का राष्ट्रपति का काम होता है वही काम हमारे इंडिया में पीएम का होता है। बात को समझ रहे हो? जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना नहीं होती अमेरिका के राष्ट्रपति से, लेकिन हमारे देश के जो पीएम है उनकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से होती है। बात को ध्यान में समझना कि जिस प्रकार से जो सरकार का जो हेड होता है पीएम इंडिया में, वहां पे कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, यानी ट्रम्प साहब होंगे। ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो हमारे देश में अब वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबको पता है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आई थिंक यही नाम है इनका, नई नाम है इनका पूरा शायद, है ना। और ये जो मोदी जी हैं ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये हमारी सरकार के हेड है। कौन है? हमारी सरकार के हेड हैं। और ये कैबिनेट मिनिस्टर का ये एक पार्ट है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर में ये भी तो आते हैं आपके मोदी साहब। और ये जो मोदी जी हैं ये कोई पीएम पद के लिए कोई शपथ नहीं लेते, ये जो शपथ लेते हैं ये
जो है एक तरीके से संविधान और उसके मतलब संविधान के प्रति गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है। और ये मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, कोई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेते। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग, तो ये हमारे सरकार के एक रियल हेड होते हैं और वास्तविक जो रियल पावर्स होती हैं वो पीएम के पास होती है। लेकिन नॉमिन यानी कि जो वास्तविक शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? पीएम के पास। लेकिन नाम मात्र की जो शक्तियां होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। अगर मैं पीएम के रिगार्डिंग बात करना चाहूं तो इसको अपॉइंट करें, अपॉइंट है या रिमूव है या फिर शपथ है या ये अपना रिजाइन देंगे, तो ये किसको देंगे? बाय प्रेसिडेंट। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। कैसे, मैं बता दूंगा आगे। और ये एक मंत्री के रूप में ही काम करते हैं। लेकिन मंत्रियों की जो पूरी एक मतलब एक समूह होता है उसका ये हेड होता है, तो जो जिसे हम पीएम के नाम से संबोधित करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो इनकी जो एक एज होती है, लोग बाग बताते हैं 25 साल होती है, लेकिन इसमें भी एक कंसेप्ट है। आपसे कभी पूछ ले कि 25 साल एज होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो आप उसको यस ना बोले, ना तो आप यस बोल सकते ना ही नो बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी एक कंसेप्ट है। और क्या क्वालिफिकेशन होती है, आर्टिकल तो बता दिया मैंने 75, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्वालिफिकेशन नहीं होती। हालांकि राष्ट्रपति ये जो आर्टिकल 75 है वो यही कहता है कि आर्टिकल 75 के थ्रू कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है, अपॉइंट होता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या प्रधानमंत्री, इनमें से प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति, नॉमिनेट, चुनाव, या एक दो और दे देगा। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे हमेशा अपॉइंट, प्रधानमंत्री हमेशा अपॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लें। और फिर मैं आपको कल पीएम पढ़ाता हूँ और मैं कल पूरी कोशिश करता हूँ कि पीएम कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। लेकिन अगर कल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके जितने भी पॉलिटी में टॉपिक चलेंगे वो 2-2 3 दिन के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री क्या नाम है, प्रेसिडेंट ही थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी पड़ी, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।